चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी आ गए हैं और लाइव स्टार्ट हो चुका है तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस कोशिकाओं की झिल्ली एक जैसी होती है? तारककाय, लाइसोसोम, मध्यकाय या नाभिक की? तो आप सभी को पता है कि किस कोशिकाओं की झिल्ली एक जैसी होती है, तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे अंतकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? आप सभी को बताना है कि किसको अंतकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। गाल्जिकाय सम्मिश्रण को, पराक्सेसोम को, रिक्तिका को या लयनकाय को? बिल्कुल सही जवाब पराक्सीसोम। निम्न में से किसे अंतकला तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? तो पराक्सीसोम को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्मा की परिभ्रमण गति का अभाव प्राय किस में होता है? साइटोप्लाज्म की परिभ्रमण गति का अभाव किस में होता है? यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में, इन दोनों में या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए बताएं 28वें का क्या हो जाएगा? तो साइटोप्लाज्म की जो परिभ्रमण गति होती है उसका जो अभाव होता है वो प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं में होता है, न कि इन दोनों में। किस में होता है? साइटोप्लाज्म के परिभ्रमण वृद्धि का जो अभाव होता है वो बी वाले में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका का एंडोस्केलेंट जो बना होता है, कोशिका का एंडोस्केलेंट जो बना होता है, कोशिका भित्ति का बना होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका का बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बना होता है? 29वां बताएं। कोशिका का जो एंडोस्केलेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है? देखो ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और ये मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप सभी आराम से ये वीडियो देखें, आपका टाइम भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ और आराम से आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी 2-1 दिन आप ऐसे ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का कि कोशिका का एंडोस्केलेंट जो बना होता है वो अंतःप्रद्रवी जलिका का बना होता है। किसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीव द्रव्य में निम्न में से जो अजैविक पदार्थ होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्ट? जीव द्रव्य में निम्न में से जो अजैविक पदार्थ होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सही, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा आवाज़ की भी दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर्णरहित ए और बी में जो अंतर होता है वो किसका होता है? पर्णरहित ए रेखीय श्रृंखला का यौगिक है जबकि शाखीय श्रृंखला यौगिक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके 2007 में भी पूछा हुआ था। बताएं पर्णरहित ए और बी में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका होता है? तो पर्णरहित ए में CH3 समूह पाया जाता है जबकि बी में CHO समूह पाया जाता है। क्या होता है? पर्णरहित ए और बी में जो मुख्य अंतर जो होता है उसमें होता है कि पर्णरहित ए में क्या पाया जाता है? CH3 का समूह पाया जाता है और पर्णरहित बी में जो पाया जाता है वो CHO का समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज है वो किसने की थी? किसकी? सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज है वो किसने की थी? डी रॉबर्ट्स तथा फ्रेंची ने, वाटसन तथा क्रिक ने, जेकब तथा मोनाडे ने या जिंडर तथा लेंडरबर्ग ने? सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज है वो किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो खोज की थी वो की थी डी रॉबर्ट तथा फ्रेंची ने। किसने? डी रॉबर्ट तथा फ्रेंची ने आपकी सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की थी? तो डी रॉबर्ट तथा फ्रेंची ने की थी। आपको बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में DNA की उपस्थिति किस परिकल्पना के समर्थन करती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में DNA की उपस्थिति होती है वो किस परिकल्पना का समर्थन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक दोनों में ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है। दोनों में ATP का निर्माण होता है। या माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों में सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नाभिक पर निर्भर नहीं करता।
और आपको एटीपी का और आरएनए का फुल फॉर्म बताना। बिल्कुल सही बताया आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लाख में डीएनए की उपस्थिति किस परिकल्पना के समर्थन करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लाख दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लाज्मेला शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। कौन सा प्लाज्मेला शब्द किसने प्रतिपादित किया था। सी नेगली ने, जे क्यू प्लोवर ने, श्री केमर ने या निकोलस ने। ये अगर आपने पढ़ भी लिया होगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अपन वापस से चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपका पहला ही चैप्टर ले लिया है। तो अभी प्लाज्मेला शब्द हैं वो किसने प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही, जो प्लाज्मेला शब्द हैं वो जे क्यू प्लोवर ने करा था। किसने, जे क्यू प्लोवर ने प्लाज्मेला शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, तार केंद्रक का क्या कार्य है। तार केंद्रक का जो कार्य है वो तर्कु रेशों का निर्माण करना, केंद्रिका का निर्माण करना, कोशिका विभाजन प्रेरित करना या कोशिका प्लेट का निर्माण करना। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि तार केंद्र का है जो कार्य क्या है। बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो देखने के लिए। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना, तो हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर देंगे 9753749986 पर। तार केंद्रक का कार्य क्या होता है। तो तार केंद्रक का कार्य होता है तर्कु रेशों का निर्माण करना। किसका, तर्कु रेशों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिक्टियोसोम जो होते हैं, डिक्टियोसोम उसमें राइबोसोम का वर्ग होता है, कशाभिका अंगों का स्थान होता है, श्वसन का कण होता है या पादप कोशिकाएं होती हैं। डिक्टियोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया हुआ है आप सभी का। डिक्टियोसोम जो होते हैं वो एक पादप कोशिकाएं होते हैं, मतलब गाल्जिकाएं होते हैं। क्या होते हैं, गाल्जिकाएं होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती हैं वो झिल्ली परिसीमित होती हैं तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन और लिपिड होते हैं। झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। झिल्ली नहीं होती तथा उसके भीतर हवा भारी होती है, या झिल्ली नहीं होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जित पदार्थ भरे होते हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का क्या कार्य होता है। बिल्कुल सही जवाब, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का कार्य होता है कि उसमें जो झिल्ली होती हैं वो परिसीमित होती हैं तथा उसके जो भीतर जल और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, झिल्ली परिसीमित होती हैं तथा उसमें भीतर जल और उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है। लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, पॉलीसोम या मोनेरेट। सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है। 38वें नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है उसे हम कहते हैं मोनोसोम। क्या कहते हैं, मोनोसोम। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, केवल डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, आरएनए और डीएनए के बने होते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो ये बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म और एटीपी का फुल फॉर्म। ये तीनों फुल फॉर्म तो आपको ज़रूर से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसके बने होते हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कि राइबोसोम जो बने होते हैं बिल्कुल बिल्कुल 39वें नंबर का वो बने होते हैं आरएनए और डीएनए के। किसके, आरएनए और डीएनए के आपके क्या बने होते हैं, वो बने होते हैं राइबोसोम। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। ये चैप्टर आज मैं ख़त्म करवा दूंगा, 60 क्वेश्चन है इसमें, है ना। लाइसोसोम जो प्राय पाए जाते हैं, लाइसोसोम प्राय जो पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, इन दोनों में या जीवाणु कोशिकाओं में। लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं। वेरी गुड, ए बी सी। लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो आपके जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में, जंतु कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम।
आपका बिल्कुल सही जवाब है कि लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आप सभी ने लगाया होगा, इन दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन आप सभी का गलत है। लाइसोसोम जो पाए जाते हैं केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज एक प्रधान घटक होता है? सेल्यूलोज का एक व्यवस्थित काम होता है। पाइथियम, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास या सेक्रोमाइसिन, किस एक की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज का सबसे ज़्यादा काम होता है? वाह, ए बी सी आंदो। तो उसमें जो होता है वो पाइथियम में होता है। किस में होता है? पाइथियम में होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, चयनित अपकेंद्रण में उपकोशिकाएं संरचनाओं के सेंडिमेंट्स का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? चयनित अपकेंद्रण में उपकोशिकाओं संरचनाओं सेंडिमेंट्स का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? लयनकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 42वें का कि चयनित अपकेंद्रों में कोशिकाओं संरचनाओं की सेंडिमेंटेंस का जो सही क्रम होता है वो होता है नाभिक, उसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है आपका लयनकाय, उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि गाल्जी काय का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो किण्वन करना, फास्फोराइलेशन करना, ग्लाइकोसिडेशन करना या ट्रांसलिकेशन करना। गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य है वो क्या करना होता है? बता। वेरी गुड, गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है वो ग्लाइकोसिडेशन करना होता है। गाल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है ग्लाइकोसिडेशन करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल पर कि कौन सा गलत है? इन चारों में से आपको बताना है, 3 सही है और 1 गलत है। तो वो गलत आपको बताना है कि हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकाइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेक्नाइड गुहा होती है। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है और हरित लवक सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इनमें से आपको एक कथन गलत बताना है और आप सभी ने वो गलत कथन बता दिया होगा कि जो हरित लवक होता है ना, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में क्या होता है, थाइलेक्नाइड झिल्ली में जो परिसीमित एक भीतरी कक्ष होता है थाइलेक्नाइड, वो गुहा होती है। ये बिल्कुल गलत है। और हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, बिल्कुल सही है। हरित लवक सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन या फास्फोलिपिड। तो आपने ये भी सही बता दिया कि निम्न में से कौन एक कोशिका झिल्ली का रचक नहीं होता है। तो प्रोलीन जो होता है वो कोशिका झिल्ली का एक रचक नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज वापस से करवा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके लिए 9 वाली क्लास सुबह 9 बजे क्लास रहेगी और रात को 9 बजे भी क्लास रहेगी। 2 क्लास तो आपकी डेली रहेगी, वो रिकॉर्डेड रहो या कैसे भी रहो। तो आपको भी 1-2 दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी वापस से सारी क्लासें चलेगी सोमवार से, है ना। तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाया है। नहीं तो इस सिचुएशन में अभी मैं वीडियो कैसे बनाऊं, है ना। तो अभी मैंने आपके लिए व्यवस्थित टाइम निकाला है, कमरे में व्यवस्थित किया है ना। तो आप आराम से पढ़ो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को 200 रुपये वाली PDF लेना है तो वो ले सकते हैं। बिल्कुल, उसका डेमो भी देखना है तो डेमो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स है, ठीक है। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 46वां के कौन सा एक सही नहीं है? 3 सही हैं और 1 गलत है। बिल्कुल सही,
तो बाहरी झिल्ली सभी प्रकार के अणुओं के लिए परागम्य होती है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली में अंत स्थापित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के विषय में कौन सा एक गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ए सही है। भीतरी झिल्ली अत्यधिक कुंडली होती है और अंत वलनों पर होती है, बिल्कुल सही है। बाहरी झिल्ली एक छल्ली नहीं होती, सही है, बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बिंदु को आप किस नाम से जानते हो, तार केंद्रक, लोकस, सैटेलाइट बॉडी या प्राथमिक संकरण। तो देखो गुणसूत्र को हम आप सभी को पता है किस नाम से जानते हैं, तो गुणसूत्र को हम जानते हैं प्राथमिक संकीर्ण के नाम से गुणसूत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा घटता हुआ क्रम सही है। 48वें नंबर का क्वेश्चन। कोशिका, नाभिक, गुणसूत्र, जल अणु और ऑक्सीजन अणु, ये घटता हुआ क्रम दृष्टि तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट 512 बार इम्पोर्टेंट लिख देना कि 70S राइबोसोम की जो 2 उप इकाइयाँ होती हैं उनका जो अवसाद स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 40 से 30, 50 से 20, 50 से 30 या 60 से 20। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉरी 49वें नंबर का 49 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब है कि 70S राइबोसोम की जो 2 उप इकाइयाँ होती हैं उसका जो अवसाद स्थिरांक जो होता है ना वो होता है आपका 50S और 30S, 50S राइबोसोम और 30S। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को यांत्रिक आधार देना, एंजाइम परिवहन व प्रोटीन संश्लेषण किसका कार्य है। कोशिका को यांत्रिक आधार देना, एंजाइम परिवहन व प्रोटीन का संश्लेषण किसके कार्य हैं, डिक्टियोसोम के, कोशिका झिल्ली के, माइटोकॉन्ड्रिया के या अंत परद्रवी झिल्लिका। 50वें नंबर का क्वेश्चन, ये चैप्टर आज मैं ख़त्म करा दूँगा, ठीक है। तो आपकी 2 क्लास रहेगी, सुबह 9 और शाम को 9, वो मैं कैसे भी एडजस्ट कर दूँ आपके लिए और रिकॉर्डेड या कैसे भी आपकी क्लास आ जाएगी बस। बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका को यांत्रिक आधार देना, एंजाइम परिवहन व प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य होता है ना वो होता है आपका अंत परद्रवी झिल्लिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। एंजाइम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था J.B. सुमेनर ने, कुहने ने, गार्नियर ने या रॉबर्ट हुक ने। 51 बिल्कुल सही जवाब, एंजाइम शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था कुहने ने किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम सम्मिश्रण को जो कहते हैं आप होली एंजाइम कहते हो, एपो एंजाइम कहते हो, को एंजाइम कहते हो या प्रोस्थेटिक समूह कहते हो। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो एंजाइम सम्मिश्रण है उसको आप जो कहते हो उसे क्या कहते हो। तो एंजाइम सम्मिश्रण हम कहते हैं होले एंजाइम, क्या कहते हैं, होले एंजाइम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो शर्करा के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, वसा के बने होते हैं या विटामिन के बने होते हैं। लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। 53 बिल्कुल सही, सभी एंजाइम जो बने होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को आप क्या कहते हो। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को आप क्या कहते हो। बिल्कुल सही, प्रोटीन द्वारा निर्मित के एंजाइम को हम जो कहते हैं वो एपो एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एंजाइम में एमओ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है। जो एमओ होता है वो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस एंजाइम में एमओ प्रोस्थेटिक समूह के एक रूप में समूह होता है। फास्फेट, डिहाइड्रोजिनेन, आइसोसोमेस या नाइट्रेट रेटेक्स। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2013 में आया था और 2017 में पूछा हुआ था कि एंजाइम की जो क्रियाविधि के लिए जो ताला चाबी परिकल्पना है वो किसने दी थी। फिशर ने,
जैकोब ने, कोशलैंड ने या समनर ने? बताएं। 56। तो क्रियाविधि के लिए जो ताला चाबी परिकल्पना दी थी ना, वो दी थी, आप सभी को पता है, फिशर ने। किसने दी थी? फिशर ने दी थी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कोएंजाइम है? निकोटिनामाइड, राइबोक्लेफिन, पेंटोथिक अम्ल या ये सभी? 57वें नंबर का क्वेश्चन। तो कोएंजाइम सभी हैं, निकोटिनेमाइड, राइबोक्लेविन, पेंटेथेनिक अम्ल, ये सभी सरकारी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम सबसे पहले पृथक करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले अलग करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? एमाइलेज, यूरियस, राइबोन्यूक्लिक एसिड या पेप्सिन? तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया है राइबोन्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ऐसा एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाता है? लैक्टेज कहलाता है, प्रोटीएज कहलाता है, माल्टेज कहलाता है या एमाइलेज कहलाता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम कहते हैं एमाइलेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि शब्द माइटोसिन किसने प्रस्तावित किया? शब्द माइटोसिन है वो किसने प्रस्तावित किया? फ्लेमिंग ने, फार्मर ने, मूरे ने या ब्रोबरी ने? तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 60वें का, कि माइटोसिस जो है वो फ्लेमिंग ने किया था। किसने? फ्लेमिंग ने किया था। आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर आए, आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हैं और अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर किसी को 200 रुपये वाली PDF लेनी है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। आपको 2 टाइम पे क्लास मिलेगी, एक अभी सुबह 9 बजे मिलेगी और अब हम मिलेंगे आपको रात को 9 बजे, हो सकेगा तो रात को 9 बजे मिलेंगे। अभी 2 से 3 दिन आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए टाइम निकाल कर एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके लिए पूरा सारी क्लासें बना दूँगा। देखो, अगर आपको ये 200 रुपये वाली PDF लेनी है तो इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें आपके एक तो 10,350 क्वेश्चन है, MCQs मिलेंगे। उसके बाद आपको NCERT की 11वीं 12वीं की बुक मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है ये भी आप देख लो। इसमें आपको 500 MCQs मिलेंगे, उसके बाद आपको 1500 MCQs एक मिलेंगे, उसके बाद आपको 2007 से 2019 तक के सारे ओल्ड पेपर मिलेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम में PNST में पूछे हुए हैं। उसके बाद आप 2019 तक के बाद आपको NCERT की 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगी। उसके बाद आपको 5 मॉडल टेस्ट पेपर जो मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए हैं, जो किस तरह से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपके PNST के 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना रखें। ये सारा जो आपको मिलेगा। इसके बाद आपको अरिहंत की बुक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारा आपको मटेरियल टोटल आपके जो क्वेश्चन है 10,350 हैं। अगर ये आपको PDF मिलेगी व्हाट्सएप पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एक बार इसको आप ले लेना मात्र 200 रुपये में। कितने में? 200 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। इसके लिए आप किसी भी नंबर से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेमो देखना है तो आप डेमो भी देख सकते हो मेरे इसी नंबर पर। गूगल पे, फ़ोनपे, पेमेंट और पेटीएम सभी आपको इसी नंबर पर कर सकते हो। या अगर कोई भी समस्या है, कोई भी पूछना है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके, फ़ोन लगाकर या डेमो देखना है तो भी पूछ सकते हो। 9753749986। अभी आपके 1 या 2 दिन तक जो क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लाइव क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी लाइव। इसके लिए आपको, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, तो आपके लिए टाइम निकाल रखा है। टाइम निकाल के मैं कैसे भी आपके 2 क्लास आपकी डेली आपको मिल जाएगी, सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अब रात को 9 बजे, ठीक है। एक रात को 9 बजे, एक सुबह 9 AM, ठीक है।
उसके बाद आपके जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हुआ हूँ, आपके लिए मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैं यहाँ से आराम से फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद सोमवार से आपकी मैराथन क्लास लेके जो भी टाइम अंदर का जो क्लास नहीं हो पाई वो सब मैं आपका कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।